क्लास 8 के बच्चों का आज की साइंस क्लास में स्वागत है। ये आपके साइंस के लेसन नंबर फर्स्ट का ये 4th वीडियो है। आज के वीडियो में टॉपिक स्टार्ट होता है सोर्सेस ऑफ वाटर। टॉपिक क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर। इंडियन फार्मर्स डिपेंड मोस्टली ऑन रेन फॉर इरिगेशन। यानी जितने भी इंडियन फार्मर हैं वो अपने फील्ड में इरिगेशन के लिए मेनली डिपेंड होते हैं रेन पर। अदर फॉर्मर्स ऑफ इरिगेशन आर हाउएवर नीडेड सिंस रेनफॉल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इज अनप्रेडिक्टेबल। अदर फॉर्म ऑफ इरिगेशन आर हाउएवर नीडेड सिंस रेनफॉल। और ये जो रेनफॉल है इंडिया में ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप का होता है, कहीं ज्यादा और कहीं पर कम, और कभी कभी ये अनप्रेडिक्टेबल भी होता है। कभी कभी बारिश होती भी है और नहीं भी होती है पर्याप्त मात्रा में। द चीफ सोर्सेस ऑफ वाटर आर रिवर। और जो वाटर के मेन सोर्सेस हैं वो क्या है? रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, वेल्स और ट्यूबवेल्स है। यानी इन सोर्सेस के द्वारा जो है इंडिया में इरिगेशन का मेनली वर्क कंप्लीट किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। यानी इरिगेशन के इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से थे? द वाटर अवेलेबिलिटी इन वेल, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय different methods of different reason. For taking it to the fields, the water available in well, यानी वेल में जिस हिसाब से वाटर अवेलेबल होता है, लैक्स में, कैनल्स में, is lifted by the different methods of different reason. अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इनका वाटर जो है वो निकाला जाता है। फॉर टेकिंग इट टू दी फील्ड्स, और उसको जो है खेतों में, मैदानों में भेजा जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मेथड्स। यानी इन मेथड्स में ह्यूमन और या फिर जानवरों की मदद ली जाती है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। इस वजह से ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ये सस्ते तो हैं लेकिन जो है ये उतने उपयोगी नहीं है, उतने कारगर नहीं है। The various traditional ways are, और जो तमाम तरह के ट्रेडिशनल तरीके हैं थे, जैसे पहला है मोट जिसको पुली सिस्टम भी बोलते हैं, सेकेंड है चेन पंप, थर्ड है ढेकली और फोर्थ है रहट जिसको हम लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। यानी वाटर को खींचने के लिए मेनली पंप का यूज किया जाता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप। और इन पंप्स को चलाने के लिए हम डीजल का या फिर बायोगैस का या इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी का हम लोग यूज करके इन पंप्स को चलाते हैं। और इन पंप्स की हेल्प से हम वाटर को जमीन से खींच करके या कैनाल से या लेक से खींच करके हम खेतों तक पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स क्या हैं? अभी आप लोगों ने जो 4 पॉइंट्स पढ़े वो ट्रेडिशनल मेथड्स है, मतलब पुरानी जमाने के लोग जो मेथड यूज करते थे। लेकिन अब मॉडर्न मेथड्स इरिगेशन के कौन कौन से हैं आगे हम लोग स्टडी करते हैं। फॉर इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर। वाटर का इकोनॉमिकल यूज करने के लिए some newer methods of irrigation can be practiced। यानी कुछ नए तरीके के मेथड्स का यूज किया जाता है। The main methods used are as follow। यानी कुछ मेन मेथड्स हैं जैसे कि फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। फर्स्ट क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड है ड्रिप सिस्टम और थर्ड है फरो सिस्टम। ये जो है ये मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन की। तो आगे इनके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर मेथड्स क्या होता है।
इस मेथड्स के द्वारा फील्ड में कैसे इरिगेशन की जाती है आगे हम लोग स्टडी करते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड, यानी ये मेथड जो है स्प्रिंकलर मेथड है वो ज्यादा यूजफुल है उन जगहों पर जहां की जमीन अनइवन होती है, बराबर नहीं होती है, ऊंचा नीचा होता है जहां की जमीन, वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, और जहां सफिशियंट वाटर भी अवेलेबल नहीं होता है। दी परपेंडिकुलर पाइप्स, इस मेथड में क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर पाइप्स होती है हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, जिसके टॉप पर एक रोटेटिंग नोजल्स लगी होती है, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, और वो जो परपेंडिकुलर पाइप होती है वो एक दूसरी मेन पाइप में ज्वाइंट होती है निश्चित गैपिंग के बाद। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, जब उस मेन पाइप में पंप के द्वारा तेजी से वाटर को ले जाया जाता है, बहाया जाता है, तो फ्रॉम दी रोटेटिंग नोजल से क्या होता है कि वो वाटर जो है उस पाइप के द्वारा रोटेटिंग नोजल्स के द्वारा तेजी से बाहर निकलता है। इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन दी क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, और ये उन नोजल से निकल करके फव्वारे के रूप में ऐसे खेतों में या पौधों पर फैलता है जैसे कि बारिश हो रही हो, यानी फव्वारे के रूप में उन नोजल्स की हेल्प से वाटर को प्लांट्स के ऊपर एज ए रेन के रूप में, फव्वारे के रूप में जो है इनको भेजा जाता है, वाटर को उनकी इरिगेशन की जाती है। फॉर सैंडी ऑयल इट इज वेरी यूजफुल, यानी सैंडी ऑयल्स में ये जो मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम का जो मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा कारगर है, क्योंकि वहां पर लगातार वाटर की आवश्यकता होती है। सैंड जो मिट्टी होती है वो वाटर को जल्दी से होल्ड नहीं कर पाती और अनइवन भी होती है, तो इस वजह से उन जगहों पर जहां की जमीन सैंडी है, बलुई है, वहां पर स्प्रिंकलर जो सिस्टम है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब सेकंड है ड्रिप सिस्टम। सेकंड क्या है? ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम, यानी इस सिस्टम में द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट, यानी रूट की पोजीशन पर वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इस वजह से इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जो कि नाम से ही कंफर्म है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। यानी वाटर को ड्रिप किया जाता है बूंद बाय बूंद उसकी जड़ों में। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स, यानी ये फ्रूट्स प्लांट्स को वाटरिंग की सबसे बेस्ट टेक्निक है गार्डन्स की और ट्रीज की। इन दिस सिस्टम वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इस सिस्टम में वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता है, वाटर का पूरा उपयोग हो जाता है। इट इज अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, यानी ये उन जगहों के लिए वरदान है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम है जहां पर वाटर की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि इस सिस्टम में वाटर की एक एक बूंद का यूज हो जाता है, क्योंकि वो ड्रॉप जो होती है वाटर की वो डायरेक्टली प्लांट्स के रूट पर डाली जाती है, जिसकी वजह से एक एक बूंद जो है उस वाटर का यूज हो जाता है और जरा सा भी, थोड़ा सा भी वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता। तो ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है स्प्रिंकलर सिस्टम से भी ज्यादा। अब थर्ड है फरो सिस्टम। फरो सिस्टम क्या होता है? नेम से ही कंफर्म है। वाटर इज ऑल्सो सेंट इन टू द फील्ड थ्रू अ फरो व्हाइल द क्रॉप इज ग्रोन ऑन राइट, यानी इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि छोटे छोटे फर बना लिए जाते हैं खेतों में, और उन फर में जो होता है, नालियों में जो होता है, वाटर को भेजा जाता है, उससे जो है खेतों की सिंचाई की जाती है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? फरो सिस्टम। और इस सिस्टम में क्या होता है
कि बहुत सारी नालियां जो अल्टरनेट क्रम में बना ली जाती हैं और उन्हीं नालियों में लगातार वाटर को भेज करके इरिगेशन प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। अब इसमें एक्टिविटी नंबर 3 है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। इसमें क्या आपको करना है बताया गया है, कलेक्ट पिक्चर्स फ्रॉम मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ डिफरेंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस showing canals, wells, tube wells, rivers, springs, sprinkle and drip irrigation and maybe shower irrigation from a can on potted plants in a kitchen garden। ये आपको एक्टिविटी में कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट स्टेप है कल्टीवेशन का प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी वीड से अपनी फसल को कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे, क्या मेथड्स हैं, किन तरीकों का यूज किया जाता है वीड से अपने खेतों को या अपनी फसल को बचाने के लिए। तो आगे हम लोग स्टडी करते हैं। डू यू नो व्हाट आर द वीड्स एंड वीडिंग? क्या आपको मालूम है, बुक्स में पूछ रहे हैं कि वीड्स क्या होते हैं और वीडिंग की क्या प्रोसेस होती है। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops। यानी फसल में क्या होता है कि आप जो प्लांट्स बोते हैं ग्रो करने के लिए, उसके साथ साथ तमाम ऐसे दूसरे अनडिजायरेबल अवांछनीय जो है प्लांट्स को साथ में उग जाते हैं। These undesirable plants are called weeds। इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? वीड्स बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इन्हीं वीड्स के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी जो वीड्स होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, वो अपने आप फील्ड में खेत में उगाते हैं और वो जो प्लांट्स हमने बो रखा है उसको वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं बल्कि वो हार्मफुल है, हानिकारक है। तो उनको निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम वीडिंग। और उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी। वीडिंग है यानी उन प्लांट्स को, अनडिजायरेबल प्लांट्स को खेतों से बाहर निकालना नेसेसरी है। क्यों? वीड्स आर हार्मफुल टू द मेन क्रॉप्स, क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो मेन क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं। बिकॉज दे कंप्लीट विथ इट फॉर वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। क्योंकि जो वीड्स होती हैं वो जो क्रॉप्स हमने बो रखी हैं उसके साथ वो कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि हमने जो खाद या मैन्योर डाल रखा है उस खाद का यूज वो भी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को वो भी कवर करने का प्रयास करते हैं। जो वाटर हम लोग प्लांट्स में, खेतों में लगाते हैं उसको भी वो खींचने का काम करते हैं। तो ये वीड्स जो होते हैं वो लगातार जो हमारी क्रॉप्स है उसके साथ कंपटीशन करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। वीड्स ऑफन ग्रो फास्टर देन द मेन क्रॉप्स। और इन वीड्स की खासियत ये होती है कि जो क्रॉप्स हम लोग लगा रखे होते हैं, बो रखे होते हैं, उससे वो तेजी से बढ़ता है, यानी उसकी कंपटीशन में वो तेजी से ग्रो करता है। एंड और स्पेसिफिक टू द क्रॉप विथ विच दे ग्रो। और जो क्रॉप्स हम लोग बोते हैं उस क्रॉप्स से रिलेटेड एक स्पेसिफिक टाइप की, विशेष प्रकार की जो है वीड्स जो है खेतों में उगाती है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो वीड्स होती हैं खेती में भी नुकसान करती हैं, खेती को करने में असुविधा उत्पन्न करती हैं और ये कभी कभी जहरीली भी होती हैं जो आदमियों के लिए और जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है।
सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स आर, कुछ एग्जाम्पल हैं वीड्स के, जैसे कि चिनोपोडियम जिसे हम हिंदी में बथुआ भी बोलते हैं, अमेंथस जिसको हम चौलिया बोलते हैं, कॉन्वोल्वुलस, खुरी, वाइलोड्स, आर्जीमोन एंड ग्रास, ये सभी क्या हैं? वीड्स हैं। आपके बुक में भी दिखा रखे हैं फिगर के रूप में। तो ये सभी क्या है? खेतों में अपने आप उगाती हैं और हमारी जो फसल है उसके साथ कंपटीशन करके उसको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। तो इस वजह से इन वीड्स का रिमूव करना, इन वीड्स को हटाना कंपल्सरी होता है। वीड्स कैन बी बरीड आउट इन 2 ways। अब जो वीड्स होते हैं इनको निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला क्या है? मैनुअली, और दूसरा क्या है? बाय यूज ऑफ वीडीसाइड्स। यानी जो खेतों में वीड्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनको निकालने के 2 मेथड्स हैं। पहला है मैनुअली, बाय पुलिंग आउट द वीड्स विथ ट्रॉवेल, इसको हम खुरपा भी बोलते हैं। यानी मैनुअली वो मेथड होता है जिसमें हम खुरपे की मदद से जो है वीड्स को पुल करके यानी उखाड़ करके फेंक देते हैं। और हॉरो द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। और इनको निकालने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है कि इनमें फूल आने के पहले या फिर बीज आने के पहले ही इन वीड्स को निकालने का बिल्कुल उपयुक्त समय होता है। क्योंकि अगर एक बार ये वीड्स जो हैं इनमें फूल आ गए या फिर इनमें फल आ गए या बीज आ गए तो ये दोबारा से खेतों में गिर जाएंगे। तो ये अगले सीजन के लिए या नेक्स्ट टाइम जो है फिर से उगाएंगे तो लगातार ये खेतों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे और ये जल्दी से खेतों में खत्म नहीं होंगे। तो इस वजह से ये जरूरी होता है कि वीड्स को फूल आने के पहले ही उसको खेतों से रिमूव कर दिया जाए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअल रिमूवल का मतलब ये होता है कि इसको फिजिकली मतलब हाथों से जमीन के नजदीक से उखाड़ करके या काट करके बाहर कर दिया जाए फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। अब सेकेंड मेथड है बाय यूज ऑफ वीडीसाइड्स, यानी कुछ केमिकल्स का यूज करके, वीडीसाइड्स का यूज करके वीड्स को निकाला जाए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। जो वीड्स होती हैं यानी जो खरपतवार होती हैं उनको हम कुछ केमिकल्स का यूज करके भी हटा सकते हैं खेतों से। These are spread into the commonly used weedicides are, और जो वीडीसाइड्स होते हैं उनको स्प्रे किया जाता है खेतों में। और कुछ कॉमनली वीडीसाइड्स जैसे हैं 2,4-D नेम है वीडीसाइड्स का, MCPA ये भी नेम है, सिमेजिन ये भी नेम है, एंड मेटाक्लोर, ये सभी कुछ जो हैं वीडीसाइड्स हैं जिनके स्प्रे से खेतों में जो भी वीड्स होती हैं वो ऑटोमेटिक मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। Some of these are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. और ये जो वीडीसाइड्स होते हैं ये केवल अनडिजायरेबल प्लांट्स यानी वीड्स को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। ये जो हमारी फसल होती है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ये इनकी खासियत होती है। वीडीसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल। ये जो वीडीसाइड्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, ये जहरीले होते हैं, केमिकल होते हैं, एंड मे इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, और ये फार्मर्स की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी वो फार्मर जो इसको स्प्रे कर रहा है खेतों में उसको उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये पॉइजनस केमिकल होते हैं। सो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल यूजिंग देम। इस वजह से स्प्रे करते समय किसान को बहुत ही सावधानी रखनी होती है
Farmers should cover their nose and mouth with piece of cloth during spraying of these chemical. यानी इन जो वीडिसाइड्स हैं इनको खेतों में स्प्रे करते समय जितने भी किसान हैं उनको अपने माउथ पर क्लोथ लगा करके स्प्रे करना होता है, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं। तो इस वजह से खेतों में इन वीडिसाइड को स्प्रे करते समय हमें बहुत ही सावधान रहना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। पेस्ट एंड डिजीजेस से क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? जो क्रॉप्स होती हैं उसमें बहुत सारी डिजीजेस आ जाती हैं, बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं, जीव जंतु होते हैं वो आ जाते हैं और वो फसल को खा करके उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो उनको कंट्रोल करना, उससे खेतों की सुरक्षा करना आवश्यक होता है, तभी फसल जो है वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है। तो आगे हम लोग स्टडी करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेस। प्लांट्स कैन बी अटैक्ड एंड डैमेज्ड बाय सेवरल ऑर्गेनिज्म। जो हमारी क्रॉप प्लांट्स होती हैं उस पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, जीवों का अटैक होता है, उस पर अटैक करते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। दीज आर रिफर्ड टू एज पेस्ट्स और उनको हम पेस्ट के रूप में रिफर करते हैं, उनका नाम हम पेस्ट के रूप में लेते हैं। दे कैन बी क्लासिफाइड एज, उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं जैसे कि फैला डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। वो बीमारियां जो प्लांट्स में किसके द्वारा फैलाई जाती हैं? बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा और वायरस के द्वारा। सेकंड है इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जैसे कि बर्ड्स हो गई, रैट्स हो गया, दैट ईट द क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय इट। वो क्या करते हैं? फसलों को खाते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ये दो जो हैं मेथड्स हैं जिनसे हमें प्लांट्स को सुरक्षा करनी होती है। डिजीजेस हैं जो फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा क्रिएट होती है प्लांट्स में, या फिर दूसरा जो इंसेक्ट्स हैं, रैट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये फसल को नुकसान करने का काम करते हैं। तो इन सभी चीजों से हमें फसल को बचानी होती है। तो फर्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के द्वारा कौन कौन सी डिजीज जो हैं प्लांट्स में होती हैं, आगे स्टडी करते हैं। क्रॉप्स आर आल्सो अटैक्ड बाय बैक्टीरिया। जो क्रॉप्स होती हैं उस पर बैक्टीरिया का, फंजाई का या फिर वायरस, ये जो होते हैं वो अटैक करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में तमाम वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई का अटैक होता है और वो हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को या फिर एनिमल बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो वैसे ही तमाम बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वायरस हैं जो प्लांट्स पर अटैक करके उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। विच रिड्यूस यील्ड बाय कॉजिंग डिजीज, और उसमें बीमारी पैदा कर करके उसकी यील्डिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंजाई कॉज रस्ट। फंजाई जो है वो रस्ट पैदा कर देता है खेतों में। एंड स्मट इन व्हीट, व्हीट में रस्ट और स्मट को पैदा करता है। एंड ब्राइट इन पोटैटोज, और पोटैटोज में ब्राइट एक बीमारी है जिससे कि पोटैटोज की यील्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। A bacterium causes the disease called wilt in plants. प्लांट्स में बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज कॉज होती है उसका क्या नाम है? wilt, which blocks the tissues that transport water. और ये क्या करता है कि जो प्लांट्स की ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होती हैं
उसको वो नुकसान पहुंचा करके उसको ब्लॉक कर देता है। रिजल्ट क्या होता है? एज रिजल्ट ऑफ दिस द प्लांट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। और रिजल्ट ये होता है कि जब उसकी ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू डैमेज हो जाती है तो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का जो सप्लाई होता है वो स्टॉप हो जाता है और प्लांट जो है वो मर जाता है, डाई हो जाता है। अब नेक्स्ट है इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रैट्स। ये किस हिसाब से, किस तरीके से प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं? इंसेक्ट्स लाइक लोकर्स, ग्रासहोपर्स, वीविल्स, एफिड्स, टर्माइट्स, बीटल्स एक्सेट्रा डैमेज क्रॉप्स। ये सभी जो हैं क्रॉप्स को डैमेज करने का, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। लोकर्स एंड ग्रासहोपर्स आर वेरेसियस ईटर्स। ग्रासहोपर जो होते हैं वो प्लांट्स को, खेतों को, फसल को बहुत तेजी से खाते हैं। दे ईट अप द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करते हैं? प्लांट्स की लीफ को खा जाते हैं। लोकस्ट अपीयर्स इन लार्ज स्वाम्स एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द फील्ड दे अटैक। और ये फील्ड पर बहुत भारी संख्या में, मात्रा में आते हैं और फसलों में को अटैक कर करके उसको पूरी तरह से, उनकी पत्तियों को खा करके फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कैटरपिलर ऑफ सेवरल बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड बीटल्स डिग होल्स इन द स्टेम ऑफ द प्लांट्स। कैटरपिलर्स ऑफ सेवरल बटरफ्लाइज, बहुत सी बटरफ्लाइज के जो कैटरपिलर होते हैं, लार्वे होते हैं, मोथ्स होते हैं, बीटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जो प्लांट्स की स्टेम होता है, प्लांट्स का स्टेम होता है, उसमें होल कर देते हैं और होल करने के बाद उस प्लांट्स का जितना भी मटेरियल होता है, जूस होता है, उसको सक कर लेते हैं, जिससे कि प्लांट्स होता है वो सूख करके मर जाता है। तो आप लोगों ने अभी स्टडी की, तमाम ऐसे फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं जो प्लांट्स में तमाम तरह की डिजीज क्रिएट करके प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने का, खेत को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रैट्स हैं जो फसल को या खेतों को या प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। बर्ड्स लाइक स्पैरो, चिड़िया जैसे कि स्पैरो, पैरट्स, पिजन एंड क्रोज आल्सो फीड ऑन ग्रेन, सीड्स एंड फ्रूट्स। ये सभी जो हैं अनाज को, फ्रूट्स को, सीड्स को खा करके फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। रैट कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू क्रॉप बोथ इन द फील्ड एंड इन स्टोरेज। जो रैट्स होती हैं वो खेतों में भी फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं और जब फसल ये कट करके घरों में आ जाती है एज ए स्टोरिंग रूम में स्टोर करने के लिए, तो उन स्टोरेज में भी ये रैट जो है फसल को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। दे स्पॉइल ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स विद देयर हेयर, यूरिन एक्सेट्रा। और ये जो रैट्स होते हैं वो फसल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। देन दे क्वांटिटी दे कंज्यूम, और जितना वो खाते नहीं है उससे ज्यादा वो फसल को नुकसान पहुंचाने का या उनको नष्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। ऐसे कौन से मेथड हैं, ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिनका यूज करके हम इन फंजाई को, बैक्टीरिया को, वायरस को या ये तमाम तरह के जो इंसेक्ट्स हैं उनसे हम अपनी फसल को कैसे बचाएं या इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। डिफरेंट मेथड्स आर एम्प्लॉयड बाय अ फार्मर टू मिनिमाइज द डैमेज कॉज्ड बाय द पेस्ट। इन पेस्ट के द्वारा जो डैमेज है, जो नुकसान है, उसको कंट्रोल करने का काम जो है, तमाम ऐसे तरीके हैं जिसका यूज जो है फार्मर करते हैं। पेस्टिसाइड एंड फंजीसाइड्स आर स्प्रेड ऑन फील्ड।
पेस्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे किया जाता है खेतों में, आइदर बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन और बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, या फिर मशीन के द्वारा या फिर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के द्वारा इन पेस्टिसाइड या फंजीसाइड का स्प्रे खेतों में किया जाता है। बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे फ्रॉम फील्ड बाय प्लांटिंग स्केयर क्रोज। जो बर्ड्स होती हैं वो स्केयर क्रो से डरती हैं, इस वजह से जो फार्मर होते हैं वो अपने खेतों में स्केयर क्रो लगा देते हैं। स्केयर क्रो जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बिचुका भी बोलते हैं। जो खेतों में किसान लोग पुराने कपड़े को पहना करके स्टैचू बना करके लगा दिया जाता, खड़ा कर दिया जाता है। उसको देख करके जो बर्ड्स होती हैं वो डर के भाग जाती हैं। तो ये भी मेथड्स जो फार्मर लोग हैं वो करते हैं बर्ड्स को खेतों से दूर रखने के लिए। रैट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय कीपिंग बेट्स इन प्लेसेस दे फ्रीक्वेंटली। रैट्स को दूर करने के लिए तमाम तरह के बेट्स यूज करते हैं फार्मर लोग। द बेट्स कंटेन सर्टेन केमिकल दैट किल देम। और जो उन बेट्स में क्या होता है, केमिकल होता है जो उन चूहों को खत्म कर देता है, उन चूहों को मार देता है। These केमिकल आर कॉल्ड रोडेंटिसाइड्स। और उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं हम, रोडेंटिसाइड से बोलते हैं। अब फार्मिंग का नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। यानी तमाम ऐसे मेथड्स के द्वारा जब आप फसल तैयार कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। वंस द क्रॉप मैच्योर, जब फसल कंप्लीट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, इट्स कटिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उस फसल की कटाई को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को उखाड़ लिया जाता है या ग्राउंड के नजदीक से उसको काट दिया जाता है। इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। यानी किसी सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। जब 3-4 महीने के बाद क्रॉप्स एक बार मैच्योर हो जाती हैं तो उसको हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, उसको काट लिया जाता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में जो हार्वेस्टिंग है वो मैनुअली किया जाता है, सिकल की हेल्प से, हंसिए की मदद से, या फिर मशीन के द्वारा, जिसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हार्वेस्टिंग का मैनुअल हार्वेस्टिंग, यानी मैनुअली हार्वेस्ट का मेथड है। मैनुअल हार्वेस्टिंग इज डन विद हैंड्स एंड विद द हेल्प ऑफ हैंड सिकल। मैनुअली जो हार्वेस्टिंग है वो हाथों के द्वारा किया जाता है, जो हंसिया होता है, सिकल होता है, उसके हेल्प से। ड्राई matured crop plants are cut at the ground level and are attached in bundles for threshing। इसमें क्या किया जाता है, जो सूखी फसल होती है उसको जमीन के नजदीक से काट लिया जाता है और ग्राउंड में उसको इकट्ठा करके बंडल बना करके थ्रेसिंग के लिए उसको आगे यूज कर लिया जाता है। सेकेंड मेथड है थ्रेसिंग। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप्स, एक बार जो क्रॉप्स हार्वेस्टेड हो जाती हैं, द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दी चैफ। जो ग्रेन होता है उसको फसल से या उसके पेड़ से अलग करना, चैफ से अलग करना कंपलसरी होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। Threshing can be done manually by making oxen, buffaloes, or it can be done by the machine called thresher।
और ये जो थ्रेसिंग की प्रोसेस होती है इसको मैनुअली में ऑक्सन या फिर बफेलोज की हेल्प से किया जाता है या फिर मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसर बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं। अ फार्म मशीन कैन कंबाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। जो फार्म बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, उनमें ये काम जो है कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। जो कंबाइन मशीन होती है वो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का काम दोनों एक साथ कर देती है, यानी फसल को काटने का भी और उससे थ्रेसिंग करने का काम दोनों एक साथ कर लेती है कंबाइन मशीन। और इसका यूज जो है बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। थर्ड स्टेप है विनोइंग। थर्ड स्टेप क्या है? विनोइंग। विनोइंग मतलब हवा से चैफ होता है उसको निकालना, ठीक, हवा की हेल्प से, एयर की हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं? विनोइंग। आफ्टर थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के बाद द ग्रेन हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। ग्रेन को चैफ से अलग करना यानी कंपल्सरी होता है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ विंड, और इसको हवा की मदद से किया जाता है। इस कॉल्ड विनोइंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विनोइंग बोलते हैं। यानी हिंदी की भाषा में आप ऐसे समझते हैं, विनोइंग मतलब ओसाना होता है। हवा की हेल्प से, वायु की हेल्प से ग्रेन्स को चैफ से सेपरेट करना विनोइंग कहलाता है। द मिक्सचर इज ड्रॉप ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाई। जो मिक्सचर होता है चैफ का और ग्रेन का, उसको ग्राउंड पर हाई लेवल से, ऊंचाई से डालना होता है। द हैवियर सीड फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकली। जो हैवियर सीड जो होते हैं उसका वजन ज्यादा होता है और वो सीधे नीचे गिर जाते हैं। वेयर एज द लाइटर चैफ, जबकि जो चैफ होता है वो हल्का होता है और गेट्स ब्लो अवे बाय दी विंड्स, और हवा के द्वारा वो दूर गिरता है। यानी ग्रेन और चैफ जो है वो अलग अलग उनका ढेर बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें अब जो है फसल जो है कंप्लीटली मिल चुकी है, यानी बहुत सारी प्रोसेस के बाद फसल जो है मिल जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप है और वो भी लास्ट है स्टोरेज। जो फसल हमें तैयार मिल गई है, अब उसको ठीक से, अच्छे से, गुड तरीके से उसको स्टोर करने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, यदि ग्रेन्स हैं, जो क्रॉप्स ग्रेन हैं, उसको हमें ज्यादा समय तक रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। तो इस वजह से ये जरूरी होता है कि ग्रेन्स को मॉइस्चर से सुरक्षित रखा जाए, उससे इंसेक्ट को सुरक्षित रखा जाए, रैट से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सभी से फसल को जो होता है, यानी जो ग्रेन होते हैं, अनाज होता है, उससे उनको बचाने की आवश्यकता होती है, सेफ रखने की आवश्यकता होती है। सो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ एग्रीकल्चर। इस वजह से एग्रीकल्चर की प्रोसेस में ग्रेन्स का स्टोरेज भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, प्रोसेस है। आफ्टर द हार्वेस्टिंग, यानी हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन। जो ग्रेन्स होती हैं, जो अनाज होता है, उसको पहले सन में ड्राइड करा लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यदि ग्रेन्स में मॉइस्चर प्रेजेंस होगा, इनहेंस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से डेवलप करेंगे और फिर ग्रेन्स को, अनाज को जल्दी से नुकसान पहुंचा देंगे। तो इस वजह से उसको स्टोर करने से पहले जो भी ग्रेन्स हो उसको सनलाइट में, धूप में ठीक से सुखा लेना चाहिए, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जल्दी से डेवलप नहीं कर पाते हैं, विच कैन ruin the harvested crop. The grains are then stored in godown in the metal of earthen containers.
तो ग्रेन होता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको स्टोर कर दिया जाता है गोडाउन में, या फिर मेटल के या फिर मिट्टी के बड़े बड़े कंटेनर्स में उनको सुरक्षित कर दिया जाता है ग्रेन्स को, अनाज को। दे कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन गनी बैग्स और सिलोस और ग्रैनरीज। इनको बड़े बड़े गनी बैग्स में और सिलोस में या फिर ग्रैनरीज में इनको सुरक्षित करके रख दिया जाता है। Several precautions have to be taken for the safe storage of grains as follows. अब इन स्टोरेज में ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले, यानी सन की लाइट में सुखा लिया, उसकी जितनी भी नमी है ग्रेन्स की वो खत्म हो चुकी है, अब उनको हम स्टोर करते हैं। स्टोर करते समय भी तमाम सावधानियां रखनी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। यानी घरों में जब अनाज को स्टोर करते हैं तो उसके साथ अनाज के साथ साथ कुछ नीम की सूखी पत्तियां भी मिला करके रख दी जाती हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स, यानी भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इन अ बिग गोडाउन में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड। यानी उस गोडाउन को पहले केमिकली ट्रीटमेंट किया जाता है, केमिकल डाल करके उसके जितने भी दूसरे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको नष्ट किया जाता है। जितने भी गोडाउन होते हैं उनको केमिकल से ट्रीट किया जाता है, जिससे कि वो फसल जो है, वो ग्रेन जो है पेस्ट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित रहे। थर्ड है द गोडाउन शुड बी फ्री ऑफ इंसेक्ट्स। जो गोडाउन, जिस गोडाउन में हम लोग सीड को अनाज को सुरक्षित कर रहे हैं, वो इंसेक्ट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए बाय स्प्रेइंग एप्रोप्रिएट केमिकल्स, यानी उसमें उचित केमिकल का छिड़काव करके। फोर्थ है ग्रेन शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड। जो ग्रेन्स हमने गोडाउन में सुरक्षित कर रखा है उसको समय समय पर हमें देख लेना चाहिए, इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, टू इंश्योर दैट देयर इज नो अटैक इन इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो ग्रेन्स हमने स्टोरेज कर रखा है उस पर कोई भी इंसेक्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं हुआ है और जो ग्रेन है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। फिफ्थ पॉइंट है द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी चेक्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी समय समय पर हमें ये भी चेक करते रहना चाहिए कि उन जो सीड्स हैं, जो ग्रेन हैं, उनमें नमी तो नहीं आ गई, क्योंकि अगर नमी आ जाती है तो उसमें माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप कर जाते हैं आसानी से और वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्टोरेज के समय भी आप लोगों ने पढ़ा, जो ग्रेन्स होते हैं उनके स्टोरेज में भी बहुत सारे स्टेप हैं और उनमें बहुत सारी सावधानियां रखी जाती हैं। तमाम तरह के केमिकल्स का यूज किया जाता है जिससे कि उन फसल में, उन स्टोरेज में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना डेवलप हो पाए और वो ग्रेन जो है, अनाज जो है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, काफी समय तक उसमें वो स्टोर्ड रहे। अब नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। यानी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि जो फूड है वो हमें प्लांट्स के द्वारा मिलता है। वो प्लांट्स के द्वारा फूड मिलने में कितनी सारी प्रोसेस हैं, किस तरीके से प्लांट से हमें ग्रेन मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, ये सभी आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। अब आगे हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। यानी हमें एनिमल्स से भी फूड मिलता है, वो आगे हम इस बुक में स्टडी करते हैं। वी गेट फूड नॉट ओनली फ्रॉम प्लांट्स बट ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स। यानी हम लोग जो फूड हैं वो प्लांट्स से तो प्राप्त करते ही करते हैं, साथ में तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जिनके फ्लैश को हम लोग एज ए फूडिंग मटेरियल यूज करते हैं, विच प्रोवाइड अस न्यूट्रिशियस फूड, जो हमें
न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं। एनिमल फूड इज कंसिडर्ड गुड बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन। जो एनिमल फूड होता है वो बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है। एनिमल विच गिव अस फूड इंक्लूड फिश, पोल्ट्री, मटन, पोर्क। एनिमल्स जिसमें मुख्य रूप से फिश है, पोल्ट्री है, मटन है, इन सभी जो एनिमल्स हैं उनसे हमें ये मटेरियल प्राप्त होता है। अपार्ट फ्रॉम एग्स, और इसके अलावा एग्स हैं गिवन बाय पोल्ट्री, वी आल्सो कंज्यूम मीट ऑफ मैनी एनिमल्स। यानी हम लोग जो हैं तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जिनके मीट को हम लोग कंज्यूम करते हैं। बिसाइड सम डोमेस्टिक एनिमल्स, इसके अलावा तमाम ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो, गोट, इन सभी से हमें फूड के रूप में, मिल्क के रूप में एज ए फूड मटेरियल मिलता है। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा कि तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जिनके फ्लैश को हम लोग डायरेक्टली खाते हैं, तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जिनके एग को हम लोग खाते हैं एज ए फूडिंग मटेरियल, और तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जिनके मिल्क को हम लोग फूडिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। अब आगे इसमें बुक में बता रखा है, लुक एट द फॉलोइंग टेबल, यानी एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, क्या रखा है कि इस टेबल को आप लोग देखिए। इस टेबल में क्या बता रखा है, एक तरफ दे रखा है फूड और दूसरी टेबल में दूसरी तरफ दे रखा है सोर्सेस। तो पहला जैसे मिल्क है, मिल्क हमें किससे किससे मिलता है, एग्जांपल है काउ, बफेलोज, सी गोट और सी कैमल। ऐसे ही मीट हो गया गोट, सी, फिश, कॉक। थर्ड है एग, एग हमें किससे किससे मिलता है, हैन, डक, गूज हो गया, और ऑयल जो है वो हमें फिश से मिलता है। फ्रॉम द अबव टेबल, यानी ऊपर की जो आप लोगों ने टेबल पढ़ी है, यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यानी इस टेबल में आपने पढ़ा कि प्लांट्स हमें फ्रूटिंग मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। प्लांट्स से हमें तमाम तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, दाने मिलते हैं, तेल मिलता है। तो इसके अलावा ये जो फूडिंग मटेरियल्स होता है वो हमें एनिमल से भी अवेलेबल हो जाता है। मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर हेल्थ। मिल्क को हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इट इज रिच इन प्रोटीन्स, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन, लैक्टोज, शुगर, फैट, फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन ये सभी मात्रा में ज्यादा मात्रा में मिल्क में पाया जाता है। तो इस वजह से मिल्क को हम लोग एज ए कंप्लीट डाइट बोलते हैं। अभी छोटे बच्चों को ज्यादा दूध पीने के लिए बोला जाता है। मीट एंड एग आर ऑल्सो रिच इन प्रोटीन, फैट, विटामिन एक्सेट्रा। इसके अलावा मीट और एग में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फैट्स और विटामिन होता है। ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। जो तेल होता है उसमें विटामिन डी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट इज गुड फॉर लीवर, और ये हमारे लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर में आगे डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव जस्ट सीन, यानी हम लोगों ने अभी भी देखा, इस चैप्टर में स्टडी किया दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, की जो क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स। उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट की जाती है। जैसे कि पहला है सिलेक्शन ऑफ सीड। सबसे पहले गुड वैरायटी ऑफ सीड का सिलेक्शन होता है, सोइंग, फिर उसको बोया जाता है, फिर हार्वेस्टिंग होती है, फिर स्टोरेज होती है। तमाम प्रोसेस के द्वारा जो है ये पूरी हार्वेस्टिंग, पूरी क्रॉप जो है वो कंप्लीट होती है। तो ऐसे ही सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स, ऐसे जो है फूड के लिए हम लोग जानवरों को भी फार्म में पालते हैं।
टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, उनको इसके लिए हमें प्रॉपर फूड देना होता है, एनिमल्स को शेल्टर देना होता है और उनकी केयर करनी होती है। When this is done on a large scale is called animal husbandry, और ये जब काफी भारी मात्रा में किया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। यानी जानवरों को जब भारी मात्रा में एज ए फूड के लिए उनको पाला जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, उनको शेल्टर दिया जाता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से किसी क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, और इन सभी प्रोसेस में हमें क्रॉप्स को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या स्टेप अपनाए जाते हैं। ये सारी बातें आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी। साथ में ये भी आपने पढ़ा कि प्लांट्स के अलावा तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें फूड को डायरेक्टली उपलब्ध कराते हैं, तो उसको हमें फार्म्स में पालना होता है, उनकी देखरेख करनी होती है और उनको फूड अवेलेबल कराना होता है, तो वो हमें भी एज ए फूडिंग मटेरियल के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसका हम लोग यूज करते हैं। ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। इस लेसन से संबंधित जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो जो भी बच्चे इस चैप्टर को स्टडी किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आप लोग देखें और इस चैप्टर की सेल्फ स्टडी करें। बुक की हेल्प से आप इस चैप्टर की सेल्फ स्टडी करें और जो क्वेश्चन आंसर आपको राइट कराए जा रहे हैं उनको आप लोग गुड हैंड राइटिंग में अपनी कोर्स कॉपी में नोट करें। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।